नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होता है, भाग 2। इससे पहले हमने विस्थापन धारा के बारे में पढ़ा और मैक्सवेल के समीकरण को भी देखा था। तो चलिए आप कॉपी पेन लीजिए, हेडिंग लगाइए विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखो, आपने तरंगों के बारे में देखा होगा। हम क्या करें, पानी जो है अपने पास बिल्कुल शांत है, उसमें एक कण गिरा दीजिए तो वहाँ पर तरंगे बनने लगेगी। तो क्या वो गमन करती है? वास्तव में वो गमन नहीं करती, केवल वहाँ पे ऊपर नीचे होती है, जो हमें क्या होती है, गमन करते हुए दिखाई देती है। ऐसे ही एक रस्सी लीजिए, तान के बांध दो, उसको हिला दो तो वो इस तरह क्या करेगा, दोलन करने लगेगा। तो वो एक ही जगह इस तरह करता है, जैसे लगता है रस्सी ऊपर नीचे जो हो रही है, हमें लगता है कि वो क्या कर रही है, गमन कर रही है। वास्तव में गमन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऐसी है जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। ये वास्तव में क्या करते हैं, ऊर्जा को लेके जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होते हैं, ऊर्जा को लेके जाते हैं। नाम से समझ गए होंगे, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों तरह की तरंगे होगी, विद्युत भी होगी और चुंबक की भी होगी। अगर परीक्षा में हमसे पूछ लिया जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे कि वे त्रिविमीय तरंगे, ध्यान रखना त्रिविम में चलते हैं, वे त्रिविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। क्या दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक्स वाई जेड ले रखा है, तो जेड की दिशा में बढ़ना है, ये अपन ने ई ले लिया, ये किसके लिए, एक्स अक्ष पे, ठीक है, एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स और जेड क्या हो गए, लंबवत हो गए। ऐसे जो बी लूंगा, चुंबक वाला लूंगा, वो वाई के ले लूंगा, वाई के, वो भी क्या होंगे, वो भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, चुंबकीय तरंगे कहेंगे। दोनों देखो एक ही जगह आके मिलते हैं, इनके कला क्या है, एक ही है। अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, और नहीं तो दोनों मिलते हैं तो एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं। ये थोड़ा 3D में देखोगे तब दिखेगा, यहाँ 2D में तो इस तरह लग रहा है। आप यूँ समझे, ये तो क्या है एक्स के लिए और ये क्या है, वाई के लिए है, ठीक है। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वे त्रिविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यानी उधर जा रहा है ना, तो इसके भी क्या होगा, लंबवत होगा, इसके भी क्या होगा, लंबवत कंपन करते हैं। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग बनते कैसे हैं, उसके स्रोत क्या हैं, तो देखिए, पहला बात करूं मैं, आवर्ती रूप से दोलन गति कर रहे आवेश से उतनी ही आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। अर्थात एक त्वरित विद्युत आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत होता है। ठीक है, क्या होता है, अभी अपन ने पूरे प्रैक्टिकल को तो देख ही लिया। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रायोगिक रूप से प्राप्त की थी। हर्ट्ज सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रैक्टिकली उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था, पता कर लिया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में दो धात्विक घुंडियों के मध्य उच्च विभवांतर लगाकर विद्युत विसर्जन करवाया। इस विद्युत विसर्जन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्राप्त हो गई। इस प्रयोग से हर्ट्ज ने 1897 में लगभग 6 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग प्राप्त की थी। इसके बाद वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 5 mm से 25 mm तरंगदैर्घ्य वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्राप्त की थी, जिन्हें अधिक दूरी तक संसूचित किया। इनको क्या किया, अधिक दूरी तक संसूचित किया। लेकिन अगर आप देखें, हर्ट्ज और बसु के प्रयोग में प्राप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे क्या थी, प्रयोगशाला तक ही सीमित थी, बाहर तक नहीं ले जाया जा सका। मार्कोनी आए, मार्कोनी ने अपने प्रयोग में विद्युत विसर्जन के एक घुंडी को एक ऊर्ध्वाधर तार से तथा दूसरी घुंडी को भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग करना है ना, उच्च विभवांतर लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे प्राप्त की, जिन्हें कई किलोमीटर तक भेजा जा सकता था। और जैसे ही मार्कोनी का यह प्रयोग हुआ, उससे क्या हुआ, दूर संचार में क्रांति आ गई। मार्कोनी के प्रयोग के बाद ही बेतार संप्रेषण यानी वायरलेस संप्रेषण विज्ञान क्या हो गया, विकसित हो गया। वायरलेस बोलते हैं ना, हेलो हेलो हेलो, है ना, ऐसे बोलते हैं। आपने देखा होगा पुलिस वालों को बोलते हुए, जासूसों को बोलते हुए, ये इसके बाद ही संभव हो पाया। आजकल तो आप मोबाइल वगैरह यूज कर ही रहे हैं। हम बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों की, कि इनके क्या क्या गुण हैं, तो पहला गुण है विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग के समान गमन करती हैं। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग देखा जाए तो निर्वात में कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अच्छा, अपने को प्रकाश का वेग तो ध्यान नहीं है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
ये होता है ना। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं, C बराबर 1/√μ0 E0, जिसको हम ओमेगा अपॉन के से भी दर्शा देते हैं। अगर मैं माध्यम की बात करूं तो Cm बराबर हो जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह। आपको इनके बारे में अच्छी तरह पता है, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में इन चीज़ों को हमने देख रखा है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपका ई वेक्टर और बी वेक्टर का अनुपात प्रकाश के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र, बी वेक्टर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। यानी ये क्या होता है, मोड ऑफ ई वेक्टर बटा मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर होगा ई एम बटा बी एम, है ना, मीडियम के लिए। बराबर क्या हो गया, किसके बराबर, प्रकाश वेग सी के बराबर होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वगैरह करने के ये काम आता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, बताया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होता है, और एक समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। यानी दोनों तरंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं और किसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है, माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। ये आप छोटी क्लास में स्नेल का नियम जानते हैं, वरना इसके अगले वाले चैप्टर में आ रहा है। वहाँ पे जो स्नेल के नियम से क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे हमने दोनों के मान रख दिए, यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा आपके पास। भाई निर्वात में प्रकाश का वेग अभी निकाला अपन ने, अंडर क्या निकाला अपन, निर्वात में निकाला था ना, ये वाला देखिए, निर्वात में हमने ये निकाला था। इसको पलटेंगे, पलट के ऊपर ले आएंगे, तो जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। भाई ये क्या होगा, 1/में लिखा होगा, पलट जाएगा तो ये पलट के ये चीज़ अपने को मिल जाएगी। नहीं समझे, चलिए मैं समझा देता हूँ। ये जो अपने पास C है वो है अपने पास 1/√μ0 और एप्सिलॉन0, ठीक है। और माध्यम के यहाँ पे लिखा हुआ है, माध्यम को वैसे CM या V लिख लेते हैं। चलिए ये जो है ये भी क्या होगा, 1/√μ और एप्सिलॉन। इसको पलटिए, ये पलट के ऊपर जाएगा, इसलिए इसको अपन ने पलट के ऊपर ले रखा है, ठीक है। साथ में आपको ये भी पता है μ/μ0 μr के बराबर होता है, और ये आपका क्या है, ε/ε0, ये एप्सिलॉन r के बराबर होता है। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। यदि मैं μr का मान 1 ले लूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, μr का मान 1 ले लूँ, तो इस n का मान बताइए क्या आएगा, आपको दिख रहा है √εr के बराबर आएगा। तो इस वक्त अपवर्तनांक क्या होगा, n √εr के बराबर होगा। अगले गुणधर्म की बात करूं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी में। चलिए मैं बात करता हूँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ये तो आपको पता ही है, ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन0 E² होता है, ठीक है। UE लगा लिया हमने, इसको समीकरण 1 दे दिया। और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकालें, UE का मतलब क्या था, विद्युत, है ना। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकालोगे तो ये आपको पता है 1/2 B²/μ0 होता है, ये समीकरण 2। कुल ऊर्जा घनत्व की बात करें तो क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। UE का मान तो ये है 1/2 एप्सिलॉन0 E², और इसका मान है 1/2 1/μ0 और B², ठीक है। ये अपने पास U का मान आ गया। समीकरण 4 में हम रख देते हैं B बराबर E/C। ये अपने को पता ही है, पहले भी बता चुका आपको। देखिए यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे जो हमने अनुपात लिया था ये आपका E/B बराबर क्या आ गया, C। तो यहाँ से अगर मैं E का मान निकालूंगा तो E का मान क्या निकलेगा, BC निकलेगा, है ना, सिंपल बताएं। तो यहाँ पे ये मान रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस मान को रख दिया। जब इस मान को रखूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये तो सही है ही। वहाँ पे क्या था आपके पास, B² था, E²/C² आ गया, ठीक है। साथ में आपने ये भी देखा, जो C था वो क्या था, ये था C बराबर 1/√μ0 और E0 था, ठीक है। तो ऐसा करें, C² क्या होगा, तो C² हो जाएगा आपका μ0 और एप्सिलॉन0, ठीक है। इसका मान भी रख दीजिए, यहाँ पे C² का मान रखा, नीचे से क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो ये गया आपका μ0 से μ0 गया, तो ये अपने पास बच गया। देखिए 1/2 एप्सिलॉन0 E², यहाँ भी 1/2 एप्सिलॉन0 E², आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से अपने पास U बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन0 E² आ गया।
अब इसको अगर आप बी के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के यहाँ ही हम इस काम को कर सकते हैं। हम क्या करें, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए यू आ गया अपने पास एप्सिलॉन 0 है ना, तो ई स्क्वायर को आप बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है, मैं क्या करता हूँ ई बराबर बी सी रख रहा हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे ई बराबर बी सी। तो ई बराबर जब बी सी रखूँगा कहाँ पे, समीकरण 4 में। कहाँ रखना है, समीकरण 4 में। तो इसको किया 1/2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आ गया आपके पास ई स्क्वायर था तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये मान रख दिया 1/μ0 एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन 0 तो कट गया, ये बच गया 1/2 बी स्क्वायर बटे में μ0, इधर भी है प्लस 1/2 बी स्क्वायर बटे में μ0। तो u का मान क्या आ गया, बी स्क्वायर बटा μ0 आ गया। तो दोनों फॉर्म में आ गया। ये तो आपका क्या हुआ, ई के फॉर्म में आ गया और ये क्या हो गया आपके पास, बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको हमने समीकरण 6 दे रखा है। चलिए चर्चा करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व क्या होगा, यू बार या यू ए वी, ए वी का मतलब एवरेज। तो हमें क्या करना है, समीकरण 4 से औसत ले लें। तो समीकरण 4 से औसत ये होगा, औसत का चिन्ह है, हमने औसत लगा दिया, इसको हल कर लिया। ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर बटे में μ0। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, ये अपन को जानते हैं। ई बराबर होता है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ई स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका कहते हैं एवरेज लूँगा तो ये एवरेज निकल जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, बी के लिए होता है। समीकरण 5 का औसत ले लें, वहाँ पे जो समीकरण 5 था ये आ जाएगा यू ए वी एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, यानी यू ए वी बराबर होगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। और समीकरण 7 का औसत लेंगे तो समीकरण का 7 का औसत इससे निकलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर बटे में μ0। चलिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, ये होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। क्या बोला, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ये आ गया प्रति सेकंड, ये आ गया ऊर्जा, ये आ गया। तो सूत्र भी बन गया मेरा S बराबर ऊर्जा बटे में क्षेत्रफल इंटू समय। जैसा कहा वैसा हमने सूत्र बना लिया। अब देखिए मान रख दीजिए, ऊर्जा को U बोलते हैं, क्षेत्रफल को A बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, T बोलते हो। हमने ऊपर नीचे x से गुणा भाग कर लिया, ऊपर भी x लगा दिया, नीचे भी x लगा दिया। क्या फ़ायदा हुआ वो देखिए, A इंटू एक्स क्या होगा, क्षेत्रफल और लंबाई को गुणा करते हैं तो क्या होता है, आयतन होता है। तो ये V बन गया, ये क्या बन गया, V बन गया। और ये आ गया अपने पास x बटा टी, ये क्या हो गया अपने पास U बटा V x बटा टी। इसको हमने लिख लिया u v। अब s बराबर जो है वो है आपका एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर सी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। यहाँ पे अपन s निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये आ गया s बराबर एप्सिलॉन 0, इनके मान रख देंगे, पहले निकाला हुआ है, इनके मान रख दिया अपन ने एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर सी। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हो आप, रखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई बी सी स्क्वायर, लिख सकते हो आप भाई, वही वाला सूत्र है आपके पास। सी बराबर जो मैंने बता रखा है ई बटा बी, उससे हम ये बना सकते हैं। तो ये बन गया, कैसे बनाया, ई स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख ले, ई इंटू ई, तो एक को मैंने बदल दिया तो ये बन गया बी सी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन ई बी बटे में μ0 एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जैसा कि अपन ने पहले कर रखा था। इन मानों को रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए u का मान जो होता है वो ये होता है, और कैपिटल E का मान मैंने बता ही रखा था BC होता है। इन मानों को रख के हमने क्या किया, S का मान प्राप्त कर लिया। C आपको पता ही है, और यहाँ से S आ गया अपने पास EB बटा μ0, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि E और B परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, साइन थीटा साइन 90 डिग्री का मान 1 प्राप्त होगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं सदिश रूप में, S वेक्टर बराबर E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बटे में μ0। तो इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता क्या होती है, तो पॉइंटिंग सदिश का औसत मान विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता के बराबर होता है। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित औसत ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता के बराबर होती है। यानी I बराबर क्या होगा, पॉइंटिंग सदिश का एवरेज। पॉइंटिंग सदिश क्या था, EB बटा μ0, इसका एवरेज लेना है तो इसका एवरेज आ जाएगा EM BM बटे में 2 μ0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान रख देना है
bm का क्या होता है, E बटा सी होता है। ये E स्क्वायर बटा सी आ गया, 2 म्यू 0 सी। या फिर आप क्या करें, इसका मान रख दीजिए, इसका मान रखेंगे तो उसके मान से ये प्राप्त हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो कुल मिला के ये आ जाएगा यू ए वी सी के बराबर। यू ए वी बता ही दिया था, एवरेज है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अगर संवेग की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी संवेग का भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है। किसी सतह को जो स्थानित संवेग है वो इससे दी जाती है। जो संवेग है P बराबर यू बटा सी। यू क्या है, ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा जो होता है E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, इसलिए E बराबर यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये क्या होगा, P और C गुणा कर लेंगे, संवेग को C से गुणा कर लेंगे। चलिए, यदि सतह पर संपूर्ण ऊर्जा अवशोषित करती है, यदि सतह क्या है, संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करती है, तब सतह को स्थानांतरित जो कुल संवेग होगा वो P बराबर यू बटा सी होगा। लेकिन सतह पूर्णतः परावर्तक है, तब स्थानांतरित जो संवेग होगा P वो आपतित संवेग यू बटा सी माइनस परावर्तित संवेग माइनस का यू बटा सी के बराबर होता है। ठीक है, समझिए बात को, क्लियर है। यहाँ पे बात करूँ मैं इसका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दाब कितना होता है, उसमें प्रेशर भी पड़ता है, वो दाब की गणना करना चाहें तो जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी सतह पर आपतित होती है तब सतह पे क्या होता है, दाब पड़ता है। और हम जानते हैं कि किसी सतह पे लगने वाला जो दाब होता है वो P यानी प्रेशर बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। बल बटा क्षेत्रफल यानी F बटा कितना हो जाएगा, A, ऊपर भी मैंने X लगा दिया, नीचे भी X लगा दिया, लगा सकते हैं, या आप D भी लगा सकते हो। F इंटू डी क्या होता है, बल और विस्थापन को गुणा करें, है ना, कार्य यानी ऊर्जा, और A और D क्षेत्रफल और विस्थापन को गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, आयतन के बराबर होता है। ऊर्जा बटा आयतन होता है यू ए वी के बराबर। साथ में हम ये भी जानते हैं कि आई जो होता है यू ए वी सी होता है। इससे क्या हो गया, इससे आपका जो दाब है P क्या हो गया, I बटा सी के बराबर आ गया है। क्लियर? यहाँ पे ये आपका दाब ज्ञात करने का सूत्र है जो काम में आएगा। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।